इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। कैसे इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता? कॉन्सेप्ट बेस्ड एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बच्चों देखो, हम लोग जनरल जो पढ़ते हैं ना 1 ईयर, उसमें हमारा क्या रहता है? जनरली 0 से लेके 10 तक के मेन स्केल डिवीजन शुरू में 0 से लेके 10 तक वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। और फिर बाद में हम क्या करते हैं? इस 10 को कंप्रेस करके 9 के बराबर कर देते हैं। तो हम क्या कहते हैं? 10 वर्नियर डिवीजन्स जो है मिलके कितने छोटे हो गए? 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर छोटा हो गया। तो एक वर्नियर डिवीजन कितना छोटा हो जाएगा? 1/10 मेन स्केल डिवीजन, और इसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया होगा ऐसे समझो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वर्नियर का 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्नियर के 10 डिवीजन मेन स्केल के 10 डिवीजन के बराबर रहे हुए, लेकिन उसके बाद कंप्रेस करके इसको 3 डिवीजन छोटा कर दिया। यानी वर्नियर के 10 डिवीजन तो हमने 3 डिवीजन, 3 मेन स्केल डिवीजन, यानी ये सेंटीमीटर तो ये मिलीमीटर होगा ना बच्चों, 1 मिलीमीटर है ना, तो ये 3 मिलीमीटर छोटा कर दिया। तो वर्नियर का एक डिवीजन कितना छोटा हो गया? 3/10 मिलीमीटर। यही हमारा लीस्ट काउंट है, यानी लीस्ट काउंट हो गया 0.3 मिलीमीटर। इस कॉन्सेप्ट को यूज करो, यही कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्नियर ये हमारा लीस्ट काउंट हो गया। एक अब रीडिंग क्या होती है? रीडिंग हमेशा होती है वर्नियर का 0 मेन स्केल के किसके आगे? तो वर्नियर के 1 के आगे, यानी वर्नियर के एक पार्ट के आगे, मेन स्केल के एक पार्ट के आगे, और वर्नियर का एक पार्ट 1 मिलीमीटर है, यानी 0.1 सेंटीमीटर से आगे। कितना आगे है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? कौन सा मैच कर रहा है? तो देखो ये 0 होता है, ये 1 फर्स्ट मैच कर रहा है, तो फर्स्ट यानी n जो मैच कर रहा है फर्स्ट इनटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट कितना है बच्चों? 0.3 मिलीमीटर। अच्छा, क्या अब तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ जीरो एरर है? दिया ही नहीं है, तो इसलिए हम जीरो एरर की बात ही नहीं करेंगे, यहाँ जीरो एरर की बात ही नहीं करेंगे। आंसर कितना है बच्चों? 0.13 क्या सेंटीमीटर? 0. ये क्या है? सेंटीमीटर है ना, और ये मिलीमीटर है, तो 0.3 को सेंटीमीटर बदलोगे तो 10 ऐड कर दोगे और ऐड करोगे तो ये अच्छा 0.13 सेंटीमीटर। फिर से मेथड क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में? हमेशा ऐसे सोचते हैं कि मेन स्केल का 10 वर्नियर के 10 के बराबर था, उसके बाद मैंने वर्नियर के 10 को कंप्रेस करके मेन स्केल के 7 के बराबर कर दिया। तो मेन वर्नियर के 10 लोगों को मेन स्केल के 3 यूनिट के बराबर छोटा कर दिया। तो वर्नियर के 10 लोगों को मेन स्केल के 3 यूनिट के बराबर छोटा कर दिया, तो वर्नियर के एक आदमी को, वर्नियर के एक पार्ट को 3/10 यूनिट हमने छोटा किया, और यही इसका लीस्ट काउंट होता है। याद रखना, ये हमेशा काम की चीज होने वाली है। ये सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है बस, लेकिन कुछ खास नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सारी चीजें गिवन है, आप पढ़ लो। वह इस रीजन में केवल मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की तरफ है। तो जब ये लूप इसके अंदर इंटर करेगा तो एक बैक ईएमएफ आप जानते हो लगता है, और बैक ईएमएफ कितना लगता है? बैक ईएमएफ जो डेवलप होता है, सॉरी एक बैक में डेवलप होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है जो इसमें करंट फ्लो कराता है, वो करंट इस लूप के अंदर जो फ्लो होता है वो इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगाता है, या फोर्स लगाने का कारण बनता है लेंज लॉ से, और वो फोर्स ही इसके मोशन को अपोज करता है। तो आराम से ये जो लूप है उसमें कितना एमएम डेवलप होगा बच्चों? BLV। भाई एल लेंथ, एक लूप जो है एल लेंथ का ये लूप है ना पूरा, तो ये रॉड को अगर मैं एल लेंथ का मान के चलूं जो दिया है और V वेलोसिटी इंटर कर रहा है, तो इसमें ईएमएफ जो डेवलप होगा BLV का ईएमएफ डेवलप होगा। तो ये ईएमएफ इस लूप में डेवलप होगा, इस लूप के आगे मैग्नेटिक फील्ड में जाने के कारण। तो ये ईएमएफ जो डेवलप होगा, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, तो इतना करंट डेवलप करेगा। ये जो करंट होगा वो BIL के बराबर एक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो इस लूप के मोशन को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो कितना फोर्स हो जाएगा? BIL के बराबर फोर्स, और फोर्स हो जाएगा हमारा
आई ये है ना और एल, तो सॉल्व करो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, इतना फोर्स लगेगा इस लूप पे। अब देखो बच्चों, ये फोर्स उसको रिटार्ड करेगा, ये फोर्स क्या करेगा उसको रिटार्ड। अगर रिटार्ड करेगा तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी नॉट है, तो क्या होने वाला बच्चों डी वी बाई डी टी इज माइनस ये रिटार्डेशन एफ, कितना रिटार्डेशन है ये बी स्क्वायर एफ है ना, मास से डिवाइड कर दो तो ये एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारा रिटार्डेशन है। तो कितना बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर है। लेकिन बच्चों ये देखो क्या दिया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एन को वो की मान रहा है, तो हम इसको कह लेंगे के इंटू वी। ठीक, अब ये सिंपल सा डेरिवेशन, तो डी वी अपॉन वी इक्वल टू माइनस के डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और फाइनल वेलोसिटी वी। आराम से इसे तुम कर सकते हो, 1 अपॉन वी का होता है लॉग वी, अपर लिमिट लाइक माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वी अपॉन वी नॉट आ जाएगा इक्वल टू माइनस के टी। ये हो गया, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम चाहो तो वी इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये तो गया हमारा रिजल्ट। अब होता है इसका यूज करके हमें आंसर निकालना। क्या बोल रहा है बच्चों, इफ वी नॉट इज दिस, यानी इनिशियल वेलोसिटी देके लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन। यानी ये चाहता है कि मैं बताऊं कि रुकने से पहले ये जो लूप है कितना चल देगा, यानी वो एक तरह से लूप के डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाहता है। यानी हमारा काम है कि लूप के डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना। तो लूप के डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो वेलोसिटी क्या कौन है बच्चों, डी लेट एक्स बाई डी, ये है बी नॉट ई की पावर माइनस के ना के यस। अच्छा, तो x इक्वल टू इंटीग्रेट कर दो ई की पावर माइनस के टी करने से ई की पावर माइनस के टी अपॉन माइनस के टी। सही, कहां से कहा था बच्चों, 0 से किसी टाइम टी तक, तो x विल बी इक्वल टू यही आ जाएगा v नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नेगेटिव भी तो है, ये के रहने दो नीचे, क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह नेगेटिव होने का लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट और e की पावर लोअर लिमिट 0 1 आ जाएगा, e की पावर माइनस के टी आ जाएगा। ये हमारा किसी डिस्टेंस किसी टाइम पे क्या डिस्टेंस चलेगा उसकी बात हो रही है। अब वो जो कहना चाहते हैं उसको आप देखें, वो बोल रहे हैं स्टॉप रुकने से पहले। तो रुकेगा कब बच्चों, जब ये फंक्शन दिख रहा है तो रुकने के लिए मान लेते हैं, रुकने के लिए, रुकने का मतलब क्या है, ये वेलोसिटी 0 कब होगी। अब ये वेलोसिटी 0 कब होगी, जब देख लो t इन्फिनिटी हो जाएगा, वेलोसिटी 0 होगी जब t क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और t जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसमें रखने पे हमें क्या मिल रहा है कि x at t इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी रुकने से रुकेगा तब की बात हो रही है। तब ये कितना चला है t इनफाइनाइट, ये कितना चला है v नॉट बाई k इंटू 1 माइनस 0, इन्फिनिटी का मतलब 0, और v नॉट बाई k, v नॉट कितना दिया बच्चों 1.5 k l, तो कैसे k कट जाएगा यानी 1.5 l। इसका मतलब लूप रुकने से पहले कितना डिस्टेंस चल चुका होगा 1.5 l, जबकि ये बोल रहा है कि द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड। तो कंप्लीटली इनसाइड करने के लिए होने के लिए एल डिस्टेंस चल रहा है, जब ये चल रहा है 1.5 l, इसका मतलब कि पहले नहीं, अंदर घुसने के बाद इवन एल बाई 2 डिस्टेंस चलने के बाद रुकेगा, यानी ये तो गलत हो गया आंसर। दूसरा, when complete loop is inside the region, magnetic field in the magnetic field, the net force acting on the loop is 0। यानी जब ये पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा तो लूप पे जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा 100%, क्योंकि फ्लक्स तो चेंज ही नहीं होगा, और फ्लक्स जब चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो फोर्स क्यों होगा। यानी ये आंसर हमारा सही होना चाहिए, एकदम सही है, फोर्स 0 होना चाहिए। तीसरा, जब वेलोसिटी इतनी हो जाए, द लूप कम टू रेस्ट एट दिस, चलो देख लेते हैं, यानी जब वेलोसिटी इनिशियली इतनी हो तो हमें t की इस वैल्यू के लिए वेलोसिटी 0 आनी चाहिए। ओके, यानी
वेलोसिटी इनिशियल है बच्चा, ये देखो वेलोसिटी की चाहे जो वैल्यू हो, ये रुकेगा तभी जब टी इनफाइनाइट हो, यानी बीच में तो कहीं रुकने से रहा। तो इफ वेलोसिटी इज दिस द लूप कम टू रेस्ट, रुकने से रहा, इन्फिनिटी पे जाकर रुक रहा है, ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। इस आंसर दिख रहा है कि वेलोसिटी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही जीरो होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। एक बच गया चेक करने को बस। If V naught is 3kl, the complete loop enter the region of magnetic field at time this। अच्छा, इस टाइम पे तो इनिशियल वेलोसिटी अगर ये हो तो इस टाइम पे एंटर कर जाएगा, यानी इस फॉर्मूले में x को कितना होना पड़ेगा l, जब v कितना है 3kl अपॉन k है ना, उस समय का टाइम हमें निकालना है, उस समय का हमें टाइम निकालना है। तो साफ साफ दिख रहा है k से k कट गया, l से l कट गया, इसका मतलब कि 3 और यहाँ पे 1 है तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 must be equal to 1 minus e to power minus k t। सॉल्व करो, e to power minus k t equal to 1 minus 1/3 that is 2/3। लॉग ले लो, लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा minus k t equal to log 2/3। ये माइनस हटाओगे तो ये 3/2 हो जाएगा, and t equal to 1/k log 3/2। यानी जो कंडीशन दे रखी है वो ये टाइम का है और हमें क्या चाहिए 1/k log 3/2, एकदम सही। तो आंसर हो जाएगा V एंड T, ये दो आंसर हमारे होने चाहिए। ये तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन है 6th। क्यों घटिया बच्चों? उसने पूछा क्या है सिग्निफिकेंट फिगर इन वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम मिलता क्या है L इंटू B इंटू H से, यानी मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है। और मल्टीप्लिकेशन में जब हम देखना होता है सिग्निफिकेंट फिगर तो हम क्या देखते हैं, L में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर, B में टोटल और H में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर में मिनिमम जो होगा आंसर में यानी वॉल्यूम में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। तो L में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, लेंथ में कितने L, ये 3 है, सब जानते हैं, बीच का जीरो लिया जाता है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ब्रेथ में कितने हैं, एक है बच्चों, क्योंकि शुरू के जीरो नहीं लिया जाता, जबकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें थिकनेस में 2, यानी एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, केवल 1। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 2, ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। आंसर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता था कम से कम IIT में। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम जानते हैं किसी भी डेंसर मीडियम से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 180 का फेज डिफरेंस ले लेती है और डायरेक्शन बदल जाती है, यानी 2 चेंज होता है। डेंसर मीडियम से टकराने पे 180 का फेज डिफरेंस आ जाता है और डायरेक्शन अपनी बदल देती है, जबकि डेंसर मीडियम में जो जाता है उसका वेलोसिटी बदल जाती है, यानी k बदल जाती है, k कम हो जाएगा, नहीं k मेरे ख्याल से बढ़ जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो k बढ़ जाना चाहिए। ओके हाँ, तो k बढ़ जाना चाहिए, यानी कभी भी डेंसर मीडियम से टकरा के जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें 180 का फेज डिफरेंस आता है एक, और डायरेक्शन बदल जाती है तो डायरेक्शन 2 चीज। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। वो बोल रहा है कि सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, वो अपना पढ़ते रहना आप लोग। कॉन्सेप्ट में बता दूं कि ये वेव हमने इधर भेजी और जो वेव हमने यहाँ भेजी वो जाके डिफरेंट पार्ट से टकराती है, और ये दिख रहा है म्यू 4 म्यू 16 म्यू, मतलब इससे ये 4 गुना ज्यादा डेंसर है और इससे ये 4 गुना ज्यादा डेंसर है, साफ साफ दिख रहा है। तो व्हेन द वेव इन जो वेव आ रही है वो तुम्हें पता है, व्हेन द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम P से रिफ्लेक्ट होने वाली वेव को फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं। कई बार देखो ये बार बार आप जानते हो रिफ्लेक्शन होता रहता है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे, फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं। द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो मैंने कहा यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव 180 का फेज डिफरेंस होगा, है हाँ है, वापस आया तो डायरेक्शन बदल जाएगा, यानी जाने के लिए माइनस होता है, आने के लिए प्लस होता है, वो है क्या, हाँ एकदम सही है। मीडियम सेम है तो k सेम रहेगा, और फ्रीक्वेंसी तो कभी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी तो कहीं नहीं बदलनी चाहिए, वो तो सेम है ही, यानी एम्पलीट्यूड बदल जाता है नेचुरल, जो एनर्जी जा रही है कुछ उसमें चली जाएगी तो बाकी एनर्जी जो आ रही है वो कम आ रही है, और एनर्जी कम आ रही है तो एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि ये आंसर एकदम सही है। जबकि दूसरा when the wave transmitted through P first time पे the transmitted wave is represented by this।
तो जो बच्चों वेव इधर जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, सेम है। फेज नहीं बदलेगा क्योंकि डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टेड वेव या ट्रांसमिटेड वेव में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी तो कहीं नहीं बदलती, ये तो पक्का ही है। और डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है क्योंकि ये ट्रांसमिटेड वेव की बात करें तो डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, यानी ये चीज सही है आराम से। तो पहला ओमेगा चेंज होता नहीं है, डायरेक्शन नहीं बदली क्योंकि हम किस बात वेव की बात करें, ट्रांसमिटेड की, तो ये भी चेंज नहीं होगा। के बदल जाएगा क्योंकि ये 4 गुना डेंसर है, तो के 2 गुना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि के होता है, के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा। और वेलोसिटी साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी होती है p अपॉन मास स्क्वायर ऑफ लेंथ, ये होती है ना, और ये हम 4 गुना कर रहे हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी आधी हो गई। और वेलोसिटी आधी होगी तो लैम्डा क्या होगा, वेलोसिटी आधी होगी तो लैम्डा भी आधा हो जाएगा, और लैम्डा आने से आधा होने से ये डबल हो जाएगा, ये यानी के डबल हो जाना चाहिए। लैम्डा आधा होने से के क्या हो जाएगा डबल, और के डबल हो जाएगा तो यहाँ पे तो के सेम दे रहा है ना, तो ये गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता। तीसरा, the wave reflected from Q, Q से रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगेन डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। फर्स्ट टाइम द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये सही है, एकदम सही, लेकिन K फिर वही ले लिया है, इनिशियल K जो इधर से जा रहा है वो ना लेके कुछ और ले रहा है, जबकि यहाँ पे 2K होगा, ये भी नहीं हो सकता है, काम खत्म। When the wave transmitted through Q, Q से transmitted wave, okay? First time the transmitted wave represented by this, कैसे? एम्पलीट्यूड बदलेगा 100%, कॉस एकदम सेम है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, चेंज होता नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी वेव फंक्शन वेव नंबर 4k हो जाएगा, एकदम सही क्योंकि 16 गुना डेंसिटी बदल रही है, तो वेलोसिटी 1/4 टाइम्स हो जाएगी, 1/4 टाइम्स हो जाएगी, इसलिए कि 4 गुना हो जाएगा, ये देखो 4k आ रहा है, तो ये एकदम सही है, ये होगा। और ट्रांसमिटेड है इसलिए कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, डायरेक्शन सेम है इसलिए माइनस चेंज नहीं होगा, यानी सब कुछ एकदम वही है जो हम वहां पे चाहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ये एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या सिंपल क्वेश्चन है इसमें? इसमें पूछा क्या है कि भाई एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में कोई मास है, उस मास इस लिफ्ट को इस तरीके से हम ऑसिलेट करा रहे हैं एक तरह से, तो इस मास के वेट में वेरिएशन पूछा है। क्या पूछा है? वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेट, वेट में वेरिएशन। तो बच्चों वेट मतलब रिएक्शन में वेरिएशन, वेट कौन मेजर करता है? रिएक्शन मेजर करता है, तो रिएक्शन में वेरिएशन। तो साफ साफ दिख रहा है कि इस पे हमेशा एक नीचे एनर्जी तो लगेगा ही लगेगा, और किसी टाइम पे जब ये ऊपर एक्सीलरेट होगा तो एक सूडो फोर्स और लगेगा एम में। हम बस इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दें और इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल दें, यानी जब ये ऊपर जाएगा तो एक सूडो फोर्स नीचे लगेगा, जबकि ये पूरा प्लेटफॉर्म नीचे आएगा तो एक सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, और जब सूडो फोर्स ऊपर लगेगा तो हमारा फोर्स हो जाएगा mg माइनस mm। यानी सारा खेल क्या है? सारा खेल ये है कि mg में ऊपर मैक्सिमम कितने से एक्सीलरेट होगा उतना मैक्सिमम वेट हो जाएगा, और नीचे कितने से एक्सीलरेट हो रहा है उसके कारण वेट मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज एक्सीलरेट प्लेटफॉर्म नीचे एक्सीलरेट होता है तो रिएक्शन कम होने लगता है। आराम से mg इसको नीचे खींच ही रहा है, सूडो फोर्स नीचे जाते हुए प्लेटफॉर्म पे ऊपर लगने लगेगा, इसलिए मास पे नेट फोर्स mg माइनस mm हो जाएगा, जबकि ऊपर जाते समय mg भी नीचे लग रहा है और सूडो भी नीचे लगेगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। यानी सारा खेल ये है कि हम ma को देके बस, और उसने क्या पूछा है? वेरिएशन। वेरिएशन मतलब ऊपर जाते समय mg प्लस ma और नीचे आते समय mg माइनस ma का वेरिएशन, दैट इज 2ma। ये हमारा सारा खेल है, यही हमें चाहिए। यानी हमारा सारा खेल ये है कि वेरिएशन विल बी इक्वल टू 2m और a क्या है? a इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने से मिलने वाला है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने से a मिलने वाला है, सही? तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा बच्चों? a ओमेगा स्क्वायर, क्यों 1 तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दो, a ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा t तो है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है, तुम जानते हो एक्सेलरेशन एचएम में, एचएम का तो पार्टिकल है दिख रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म है, तो ये ओमेगा स्क्वायर इतना जो है वेरिएशन होगा, दैट इज 2m a ओमेगा स्क्वायर। m कितना है बच्चों? 50, ये 50 कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड कितना है? 8। एम्पलीट्यूड ये 1 की बात नहीं है, साइन की बात है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। a
और ओमेगा है 2 पाई बाई टी 45 का होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने ये पहले सॉल्व किया है तो मुझे पता है कि ये आंसर आ जाएगा 2। अब देख लेना इसका आंसर 2 आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल।